Hi friends, today I have the honor of introducing to you Dr. Nitish Khan. He has a rank 59 in this year's AIMS PG 2020 and it is an awesome rank considering the competition that is there for the AIMS exam and considering how sought after the AIMS exam is for the medical graduates. So Nitish, how are you feeling today? Sir, I'm very happy today after the result. Yes, sir. And tell us, when you saw the result, what was your first reaction about the result? I was a bit amazed. मतलब जैसे एग्जाम दिया था, I wasn't expecting such good rank in the mid-year exams. लगा बहुत अच्छा लगा एक बार के लिए कि हाँ कुछ अचीवमेंट आई है, मतलब इतना जो भी हार्ड वर्क पुट किया उसके बाद. Yes, नितीश, you were a DAMS 3-year student, है ना? yes, sir. तो जब 3 ईयर पहले आपने जब फाउंडेशन के अंदर जब ज्वाइन किया था पहले, तो Yes, sir. कैसा रहा था एक्सपीरियंस उस समय पे कि जैसे पहली बार एक्सपोजर हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है और कैसे कंपटीशन होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था उसका? उस समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. जैसे इसका नाम फाउंडेशन कोर्स था, तो उसमें जितनी भी बिट चीज़ थी एग्जैक्टली इट वाज लाइक फाउंडेशन की. जितने मेरे कंसेप्ट थे ड्यूरिंग जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे उसमें इतना आइडिया नहीं होता. तो जैसे टीचर्स ने बेसिक कंसेप्ट से सब शुरू करते थे कि थोड़ी एनाटॉमी फिजिक्स एक्सप्लेन करके फिर क्लिनिकल इंटीग्रेशन, तो टीचिंग से बेसिक कंसेप्ट्स बने. बाकी और जैसे टीचर्स काफ़ी बार अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि ऐसे पेपर आ रहा है, ऐसा पैटर्न चेंज हो जा रहा है बार बार, और ड्यूरिंग रेगुलरली हर बार मोटिवेट करते रहते थे ड्यूरिंग द कोर्स. दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि कनेक्शन बना रहा कि हाँ ऐसे ऐसे करना और डायरेक्शन मिलती रही ड्यूरिंग दैट फाउंडेशन पीरियड. और जब हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते थे, तो क्या वो क्लासरूम में पढ़ने से जब हमारे आसपास हमारे दोस्त भी या और बैचमेट भी जवाब दे रहे होते थे, आंसर कर रहे होते थे, तो क्या उससे एक माहौल बनता था पढ़ने का कि ऐसा लगता था हाँ यार कुछ बढ़िया तैयारी कर रहे हैं? मतलब कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था क्लासरूम का? क्लासरूम एक्सपीरियंस में ये फायदा है कि एक तो आप अटेंटिव रहना पड़ता है. यू आर फोर्स्ड टू बी अटेंटिव ड्यूरिंग दैट पीरियड कि नोट्स चल रहे हैं, आप स्किप ये नहीं कि बीच में कहीं गायब हो तो ऐसे. यू हैव टू मेक कीप योरसेल्फ कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. फिर जो आपकी जो विजुअल का कोऑर्डिनेशन है कि देख रहे हो नोट्स, आप बातें सुन रहे हो, आसपास लोग होंगे, सब आंसर्स दे रहे हैं, तो एक इंटरेक्टिव नेचर रहता है जो मतलब आजकल क्लासरूम एडवांटेज रहा है. जैसे हम बचपन से आदत है स्कूल में कि हम क्लासरूम टीचिंग से सीखने की आदत है, उस सब से काफ़ी फायदा रहा कि जितना भी हम सीख रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछते थे सर, आंसर्स देते रहे तो वहाँ उसी टाइम डाउट्स क्लियर हो, उसका काफ़ी फायदा रहता है क्लासरूम. और दूसरा मेरे ख्याल से जो the most important thing that Nitish has actually told us here is that whenever we are in a classroom, we have to remain in discipline. And while if we are on our own, we tend to procrastinate, we tend to delay things. हम उसको टाल मटोल करते हैं कि चल कल पढ़ लेंगे, चल परसों सुनते हैं, और करते करते हम उसको कवर नहीं कर पाते. And I think that is the value of classroom teaching. And Nitish, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि if you remember from those days of your classes, then you followed up with the test and discussion. Do you remember any teachers from those days? A lot of them actually. काफ़ी क्लासेस हमने जब थर्ड ईयर जैसे शुरू हुआ तो पहले हम एनएससी और पीरियड्स थी. इनिशियली जब सिद्धार्थ सेठी सर जैसे इंटरेक्टिव नेचर था, हर एक से क्वेश्चन पूछना, तो दैट इनकलकेटेड कि तो पुश मिला हमें कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्टिव रहते थे पूरी क्लास में. तो वो मेरे को काफ़ी याद है, एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछना, सब मतलब ऐसे डिस्कशन होती तो काफ़ी ज़्यादा ग्रास्प किया उनके नोट से. धीरे धीरे फिर जैसे हमारी ईएनटी की क्लास थी तो दीपक सर थे, तो उन्होंने जो उनके जो कंसेप्ट थे ईएनटी में ऑडियोग्राम द्वारा जो एक्सप्लेन किया उनके, वो बहुत बढ़िया था. फिर अरविंद सर आए मेडिसिन में, तो उन्होंने जैसे मेडिसिन किया, दैट वाज लाइक मतलब कैसे कोई बंदा एक हैरिसन को इतना कम्पैक्ट वे में और इतना कंसेप्चुअलाइज तरीके से पढ़ा सकता है, दैट वाज अमेजिंग. फिर आपके जब वो ऑडिटोरियम में सेशन होते थे मतलब दैट वाज तो ऐसा होता था कि दे वर लाइक 12 आवर लॉन्ग सेशंस, बट स्टिल ऐसे हम अटेंटिव रहते थे उस टाइम. यू आर सो मच फिल्ड विद एन एनर्जी, और जैसे वो चलता रहता तो कभी लगा ही नहीं कि ब्रेक की जरूरत है उन क्लासेस में. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम सीखा. और कंसेप्ट बिल्डिंग जैसे सब टीचर्स का यही रोल था कि कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस था कि 1 घंटा वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते थे, उसके बाद जो नोट्स हैं वो लिखवाते थे, तो वो कंसेप्ट मेरे को
ड्यूरिंग द टाइम याद रहे, मतलब ऐसा कि नोट्स रिवाइज करता था मैं उनके लिए, जो मतलब पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ कि जैसे जो कुछ क्रैमिंग पॉइंट्स हैं, पर कंसेप्ट पर लाइक एनग्रेव्ड कि हाँ ये ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो दैट वाज मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग माय लेटर कोर्सेज व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग एमसीक्यूज। मेरे को उनकी बातें याद रहती थी कि हाँ ऐसे उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, ऐसे जो भी उनका कंसेप्ट है, तो आई कुड ट्रस्ट कि मतलब हाँ उसके बेसिस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी उसके बाद नोट्स की क्वालिटी और जो वो चीज़ें थी वो अलग लेवल पे थी। इस तरीके से आप एक पैराग्राफ 10 पॉइंट्स में सब टॉपिक को कवर करना, दीप्ति मैम के नोट्स से, मतलब उनके अलावा अगर कहीं से गाइने को मतलब पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं कभी जिंदगी में, वो सब चीज़ें थी। उसके बाद तो थर्ड ईयर वाज क्वाइट मतलब वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल ईयर जो मैंने मतलब उस टाइम जैसे यूज कर सकता था ऐसे। मुझे लगता है कि एक अच्छे टीचर की पढ़ाई हुई बात एग्जाम में टीचर की आवाज में वापस आ जाती है। वो वैसे सुनाई देती है कि हाँ यार ये सुना है, सर ने पहले बताया है। और आई थिंक विद द करंट पैटर्न द एग्जाम हैज गॉन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मोर। तो यस स्पेंडिंग सर, टाइम इन अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। जैसे पहले डेज में था कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करके रट लो, कुछ वही क्वेश्चन आ रहे, वो तब काफी ट्रेंड दिखाई नहीं बिल्कुल। अब जितने कंसेप्ट्स हैं वो सब चीज़ें क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, तो उसमें यही रहता है कि जो हमने क्लास में सीखा कंसेप्ट उसी को हम अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करें, बजाय कि हम हर चीज़ रट रहे हैं। तो जब क्लास में अटेंड करके वो कंसेप्ट रिवाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस वगैरह, तो हाँ जो उनकी लैंग्वेज है, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है नोट्स में, जिस तरीके से हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब जितनी बार मैंने देखा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आप नोट्स के बिना नोट्स के साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको आइडिया होगा हर चीज़ का, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर इन नोट्स इन वन फॉर्म ऑफ और अनदर। और जब हमने नीतीश, जब बाद में टीएनडी हमने किया, टेस्ट एंड डिस्कशन, तो यस टेस्ट एंड डिस्कशन के अंदर जो क्वेश्चंस थे या उनकी जो डिस्कशंस की क्वालिटी थी और कैसे हम उसे अप्लाई कर पा रहे थे नोट्स को, उसके कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? टीएनडी में ये था, जब भी मैं टेस्ट दिए, जैसे आई अटेंडेड टीएनडी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, उसके बाद इंटर्नशिप वाज हैवी। तो ड्यूरिंग दैट 6 मंथ्स मेरे को जितना लगा कि जो रेट्रोस्पेक्ट में हर पॉइंट था जो टीएनडी का, उसको आप एक्सप्लेन करते थे सब टीचर्स। तो दैट वाज नॉट लाइक 60 क्वेश्चन, दैट वर लाइक 240 or 250 different concepts or points shared in a मतलब short period of time। तो दैट हैड मीन रिकॉल, और काफ़ी जो वीक सब्जेक्ट्स है वो भी उस टाइम में मेरे को पता लगे। जैसे ईएनटी का मेरा पहला टीएनडी था, तो उस समय मेरे को अराउंड आई स्कोर लाइक 50-60% इन दैट टीएनडी। तो उस समय मेरे को लगा कि हाँ ये पॉइंट्स वीक हैं, ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यूजली टीएनडी वाज फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स इन सम सब्जेक्ट्स, तो दूसरे टीचर्स के भी जो पॉइंट्स है वो भी पता लगे, उनका तरीका, उनके जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो भी पता लगे हमें इन दैट टीएनडी कोर्स। यस कई जगह हम बाय ऑन पर्पस भी हम ऐसे बनाते हैं कि कई जगह एक टीचर टीएनडी में अलग ले रहा है और वहाँ अलग ले रहा है, ताकि स्टूडेंट को दोनों तरह के पर्सपेक्टिव मिल पाए। यस और उससे मुझे लगता है एक फायदा भी मिलता है बच्चे को, तो कोई हर आदमी का एक समझाने का तरीका होता है दैट उससे और अच्छा हम कई चीजें समझा पाते हैं। इसके यस अलावा जो हमारे जो ई मेडिकोस पे कोर्सेज थे बेटा, जैसे एम्स कैप्सूल हो गया या डीबीटी हो गया, जो डीबीटी के ब्रीफ वीडियो रिव्यू थे और जो सेशन था, उसके बारे में कैसा आपका रिएक्शन था? जो डीबीटी में मेरे को ये बात बहुत सही लगी इस बार, जो अपने ई मेडिकोस में एक तरह से रिव्यू या रिकैप फॉर्म में वो रखा था, कि जिसमें एक एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इमेजेस शेयर कर रहे हो। तो कोई भी एग्जाम है मेरे ख्याल से वो 2 घंटे में रिवाइज हो सकती है, हर एग्जाम से पहले 2 या 3 घंटे में 2x पे देखो तो आपको सारी इमेजेस एक बार माइंड में आ जाती हैं, ये इमेज ये है, ये इमेज ये है, और उसके साथ जो आपके लिंक बने हुए हैं ड्यूरिंग क्लास, वो सारा एकदम से आपको रिवाइज करने में बहुत फायदा मिलता है। जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ई मेडिकल काफी काफी ज्यादा डेवलप हुआ था। मेरे ख्याल से जब थर्ड ईयर में था तब शुरू हुआ था मेरे, तो उसके बाद से क्वेश्चन आना, नई नई वीडियोस, सारी सीरीज, तो मतलब आजकल वो काफी बड़ा इंटीग्रेटेड पैकेज बना हुआ है। क्योंकि जैसे इंटर्नशिप में मेरे लिए है कि चलता हूँ कहीं भी, जैसे पोस्टिंग में बैठा था, कहीं रिपोर्ट लेने चले गए तो वहाँ क्वेश्चन कर लिया उससे। तो दैट वाज अ गुड वे टू डू क्वेश्चंस ऑन द गो फॉर मी ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड। अभी तो हमने जो नया फीचर निकाल दिया है कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका जो टेस्ट एंड डिस्कशन का एक वीडियो का बैकअप भी हम उन्हें ऐप पे दे देते हैं, क्योंकि जैसे आपका समय पे आखिरी 3 महीने आपको मुश्किल हो जाने के अंदर पोस्टिंग के यस अंदर, सर, अब तो हम लोग बैकअप भी बना दिया है कि जो वीडियो नहीं आ पाए तो वो कहीं से भी अटेंड कर पाए। और इस यस बार हमने एक लाइव टीएनडी भी शुरू किया है, जो ऐप ओनली भी टीएनडी है ये,
तो पिछले 3 सालों में ई-मेडिकोस को हमने काफी इवॉल्व किया। यस, मैंने तो पूरी ग्रोथ देखी है फ्रॉम द वैसे ही स्टार्टिंग। बच्चों के फीडबैक से ही हमने सीखा है। यस सर। बेटा व्हाट अबाउट सीबीटी? जैसे हमने एक सीबीटी किए जो कंप्यूटर सेंटर्स पे किए, एम्स मॉक किए, उनमें से कोई दिए थे? उनमें कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर सीबीटी मैंने नीट के टाइम पे दिया था, जो लास्ट सीबीटी सीबीटी 4 दिया था। तो सीबीटी 4 में यही है कि जो पैटर्न था क्वेश्चंस का, दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर कि जैसे मेन एग्जाम में आता है, मतलब मिक्स्ड ऑफ बोथ द क्वेश्चन व्हिच रिक्वायर्ड ओनली नॉलेज एंड कांसेप्ट्स। रैंक उसमें इट वाज अराउंड मतलब 3500 4000 के बीच में रैंक थी। बट आफ्टर दैट आई वाज बिट मोटिवेटेड कि हाँ मेरी मतलब फ्लॉज क्या है या कौन कौन से क्वेश्चंस वीक हैं, टॉपिक्स वीक हैं। तो दैट वाज गुड, मतलब गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि इस लेवल पे हमें इतना एक्सपीरियंस मिलता नहीं है लाइव टेस्ट देने का। जैसे हम स्कूल टाइम में थे तो हर हफ्ते टेस्ट होते थे हमारे टाइम, तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से और रेगुलर हो बच्चों के लिए तो काफी सही रहता है, जितना रेगुलर भी दे सके बच्चे। एक्चुअली इस साल में हमने 5 सीबीटी प्लान किए, 5 इस साल के अंदर, लेकिन वो अभी थोड़ा सा कोरोना के कारण अभी एक थोड़ा सा डिले चल रहा है। नहीं तो वैसे इस साल हमने 5 कंप्यूटर सेंटर पे प्लान किए। अच्छा बेटा, आपने इस बार का एम्स का एग्जाम भी दिया और पहले भी दिया, तो इस बार का जो एम्स का एग्जाम था उसको अगर एनालाइज किया जाए तो आपने कितने अटेम्प्ट किए इस पेपर के अंदर? तो सारे अटेम्प्ट कराया था मैं, तो आई अटेम्प्टेड 200 क्वेश्चंस। ओके। और आपका, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई या कैसा, मतलब आपके हिसाब से कैसा पेपर था? लाइक नवंबर पेपर मेरी आपसे बात हुई थी आफ्टर नवंबर पेपर, तो दैट वाज क्वाइट लेंथी कंपेयर्ड टू दिस एग्जाम। हाँ, उस एट दैट एग्जाम तो वैसे 10 क्वेश्चन छूट भी रहे थे, इसमें अराउंड 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो गया था पेपर। उसका यू कैन इजीली रिवाइज ऑल द क्वेश्चन बिकॉज इस बार सिंगल लाइनर बहुत ज्यादा थे। इट वाज नॉट लाइक टिपिकल एम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे नवंबर में देयर वर मोर क्लिनिकल क्वेश्चन, इमेजेस, जीआईएस एंड ऑल द मतलब ऑल काइंड ऑफ। ना गिफ्ट भी नहीं थे आपके पास, कुछ भी नहीं है, ना असर्शन रीजनिंग, कुछ भी नहीं आया। इट वाज लाइक गोइंग बैक इन द डे, इसकी 3-4 साल पहले ऐसा पेपर शायद आता हो। बट मेरा मानना ये कि ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि दे वांटेड टू सिंपलीफाई द कंडक्शन ऑफ द पेपर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। वो उतना तो वो हर जगह पे कंट्रोल ना होने के कारण उन्होंने सिंपलीफाई किया पेपर को। मुझे लगता है अगली बार फिर से पहले जैसा ही पैटर्न पे वापस जाएंगे। I like the earlier pattern better मतलब that was more मतलब challenging in a different way. This was मतलब pretty straightforward exam. So लग रहा है कि हाँ नवंबर में दोबारा सेम the previous pattern will be continued. तो यही लगा। This pattern was like you see, yes sir. How did you manage your mindset during this time? अपना मतलब मोटिवेटेड कैसे रहते थे? अपने आप को हमेशा कैसे मोटिवेटेड रखा कि मैं हाई अचीवर जोन में इस तरह से आ पाऊँ? So ups and downs बहुत ज़्यादा है, मतलब during post NEET result phase 1500 के अराउंड रैंक थी मेरी, तो then to motivate myself to start again to study, तो उसके बाद मैं अपने कॉलेज वापस चला गया कि I studied in library for 2 months there, तो then till then it was good। फिर उसका जैसे कोविड आया, we were put on lockdown, so that was a stressful phase, बीच में ब्रेक लगी, but I was motivated at times कि हाँ नहीं पेपर तो होगा ही, कभी तो होना ही है। I was expecting कि जून में हो जाएगा, at max जुलाई, क्योंकि पता था कि इन्हें स्टूडेंट्स चाहिए एम्स वालों को, तो दैट केप्ट मी मोटिवेटेड कि हाँ। और इस बार लकीली टाइम भी हमें मिला, नॉर्मली इस टाइम पे कोर्सेज शुरू हो जाते हैं तो एम्स का एग्जाम देना मुश्किल हो जाता है, तो आई थॉट इट वाज अ ब्लेसिंग कि हाँ वी कैन गिव mid-year exam with ease and prepare, that's kept me motivated। और यही कि हाँ आई न्यू कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी नवंबर टाइम में, तो आई वांटेड टू इम्प्रूव ऑन दैट, यस दैट केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट। बेटा आपने पीजीआई का भी एग्जाम दिया आपकी बार? यस सर, है ना? यस तो सर। बेटा इस बार का जो पीजीआई का एग्जाम था, अगर उसको और मैं पूछूं कि वो कैसा था और उसमें विजुअल आए आपकी बार? एक्चुअली में पीजीआई के एग्जाम में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, उन्होंने विजुअल भी पूछे आपकी बार, तो कैसा है आपका, क्या फील था? सर आई वाज बिट सरप्राइज्ड, तो मैंने पहला ये दूसरा क्वेश्चन शायद विजुअल डाला हुआ था उन्होंने, तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि विजुअल, क्योंकि पीजीआई का लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड है कि वन लाइनर आते मतलब देयर इज नो विजुअल्स, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, बट questions were good। It wasn't like images for the sake of giving images, they were connected to the question in logical way, मतलब they were not like hi-fi images, simple images थी, clear surface type जो हमने देखी हुई हैं चीजें काफी बार। Pattern was good, it was more conceptual than November I believe।
there were some kind of graph-based questions were there. So that made it a bit more conceptual, and also it was quite lengthy compared to the number PJ, I believe. So, but yes, overall the exam was good. मतलब the level of PJ was good. मतलब it was an ideal exam the way PJ should conduct, I think, in the future. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। अब की बार रिजल्ट आएगा तो मुझे उम्मीद है एक बार और इंटरव्यू लेना है आपका मैंने पीजीआई के बाद। थैंक यू सर। बच्चे पेरेंट्स वगैरह हैं अभी आसपास, उनको भी कांग्रेचुलेशन करते हैं। सो नीचे हैं, मतलब नीचे भी फ्लोर पे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू तो आप सर, कन्वे कर दो। कांग्रेचुलेशंस विश करना हमारी तरफ से भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस अचीवमेंट में उनका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना आपका है। सर उनका मुझसे ज़्यादा ही है, मतलब जितना उन्होंने मोटिवेट किया है ड्यूरिंग द टाइम कोविड में। घर में मेरे को आदत नहीं है घर में पढ़ने की बिल्कुल। आई एम अ लाइब्रेरी पर्सन की लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा, बट उन्होंने सराउंडिंग चेंज की, मेरे को काफ़ी घर में की एक प्रॉपर जगह दिखी, यहाँ बैठ के पढ़ेगा तो उनका रोल तो अलग ही है। मतलब उन्होंने जैसे मैनेज किया मेरे को, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया ड्यूरिंग टाइम कि हाँ तू कर सकता है। तो हाँ, दैट वाज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स कि हाँ इतना रैंक आया है मेरा। और एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स के उनको, जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, उसको आगे अगर बताना चाहें तो? मतलब मेरे को ये एक चीज़ लगती है कि लोगों को जितना टाइम होता है दे गेट मोर डिस्ट्रैक्टेड कि बाकी चीज़ें बननी है। तो मेरे को जितना लगा आफ्टर गिविंग 3 और 4 एग्जाम्स की, जो आपके नोट्स हैं, जो आपने फाउंडेशन में बनाए हैं या कंप्लीट नोट्स हैं, उनको आप कभी मत छोड़ो। उनको जितने बार रिवाइज करोगे, दैट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको सक्सेस डिटरमाइन करेगा। आप 10 बुक्स पढ़ लोगे, 20 बुक्स पढ़ लोगे, एंड में आपको नोट्स आने चाहिए। उसको आप अगर ऊपर से ऐड करना चाहते हो तो आप क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चन करने हैं रिवाइज करो, बट उसके बाद तभी जाओ अगर आप उस चीज़ में श्योर हो। अपडेट्स आते रहते हैं, वो आपके मतलब अपडेट होते रहते हैं ग्रुप में, वो रेगुलरली देखो, बट मेन चीज़ आप नोट्स मत छोड़ो। तो अगर जहाँ नोट्स छोड़ते हो आपको लगता है कि आपको आते हैं नोट्स, बट देयर इज सम लैकिंग जो आपको इनविजिबल होता है उस टाइम जो एग्जाम में होता है, या ये जो मेरे को याद थी पर कैसे गलत होगी। तो दिस इज व्हाट आई लर्न ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंसेस गिविंग एग्जाम्स। नोट्स मत छोड़ो, कांसेप्ट्स आप फील करते रहो। और दूसरा बिल्कुल ठीक आपने बताया कि आजकल कई बार क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो कई सारे तो ऐसे होते हैं जो फ्री दे जा देते हैं, तो बच्चा सामान इकट्ठा करने के चक्कर में ये अपना सारा टाइम खराब करता जाता है खेलने के चक्कर में, और जो उसे नोट्स को दोबारा पढ़ना चाहिए उसका समय खराब हो जाता है। जबकि मेरे ख्याल में जी कोर जो है फॉर पीजी एंट्रेंस इज क्लास नोट्स। बहुत ज्यादा है। मतलब हम लोगों को लगता है एक बार की इजी है, एक बार पढ़ लिया हमें याद हो, पर नहीं होते वो चीज़। ये चीज़ हमें फिर एग्जाम में दिखती है ये चीज़ें। तो लोग मैंने देखा अपनी लाइब्रेरी में भी, एक बार एक नोट्स पढ़ रहे हैं, दूसरी बार कुछ और पढ़ रहे हैं, तीसरी बार कुछ और ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब आई बिलीव कि दे शुड मैनेज टाइम बाय स्पेंडिंग रीडिंग नोट्स द सेम नोट्स अगेन एंड अगेन। उसमें ऐड करना कर लो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता ऐड कर लो, तो हर बार नए नोट्स पढ़ना, क्योंकि हर टीचर की थिंकिंग अलग है। आपने नोट्स बनाया, कुछ एक कनेक्शन बनाया हुआ है, तो आपका डिस्टर्ब होएगा जब आप किसी और टीचर के नोट्स पढ़ोगे दोबारा। मेरे ख्याल से सेम टीचर की थिंकिंग है। और वो एक आदमी के एक टीचर को अगर आप ट्रस्ट करके एक सिस्टम बना लिया आपने, एक मतलब जैसे जब पहली बार एक सब्जेक्ट आप एक टीचर के साथ पढ़ते हो तो एक स्लॉट क्रिएट हो जाते हैं कि जैसे सपोज मेरे से कोई रेडियोलॉजी पढ़ेगा तो उसको पता है यार ये चेस्ट एक्सरे है, ये ब्रेन है, ये ऐसे। अब दूसरा आदमी उसे अपनी तरह से पढ़ाएगा तो वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो खराब हो जाता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक ही चीज को बार बार डुप्लीकेसी करने से हम समय खराब कर देते हैं। इससे अच्छा वो नोट्स को रिवाइज करते तो और अच्छे रहते हैं, अलग अलग जगह पे भागते रहते हैं बच्चे। जितना मेरे को पढ़ने यही चीज है कि बोरिंग हो जाता है कि एक नोट 3 बार पढ़ना, बट वही चीज फिर आपको सक्सेस दिलवाती है अल्टीमेटली मेरे ख्याल से। और कुछ अगर कोई बच्चा आप जो नवंबर का एम्स दे रहा हो अभी, उसको कोई आप ऐसा टिप्स देना चाहेंगे कि यार ये जरूर देख के जाइए एम्स नवंबर के? सर एम्स का जितना 3-4 साल से तो उनका एक ट्रेंड है, जो मुश्किल क्वेश्चन होता है पिछले एग्जाम को वो रिपीट होता है। मतलब जितना मैंने देखा कि जैसे सिल्वरमैन स्कोर था वो 2 बार रिपीट हो गया लास्ट नवंबर में। उनका एक क्लासिकल क्वेश्चन है वो हैगमा वाला एसिड बेस में। तो जो मुश्किल क्वेश्चन है पिछले एम्स के क्विज़ेस हैं वो देख कर जाए, जो चीज़ें कर सकता है बंदा। बाकी इमेजेस जितनी हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से या गूगल से देख ले, गूगल की फर्स्ट इमेज होती है। और जैसे एंजल ज़्यादा मतलब है इमेज बेस्ड क्वेश्चन से सेंट्रिक, तो जितना डीबीटी है
या कोई भी रिसोर्स है उनके पास में इमेजेस हैं वो देख के हैं। कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से नोट्स में दे आर मोर देन सफिशिएंट कि कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो यही चीज़ है। बाकी इमेजेस स्टैंडर्ड टेक्स्ट और रॉबिन्स है तो रॉबिन्स में सिर्फ इमेज और उसके नीचे का टेक्स्ट पढ़ लें, मतलब दैट इज क्वाइट गुड कि वही रिवाइज करते रहो तो उससे रॉबिन्स आपकी जल्दी रिवाइज हो जाएगी। आई बिलीव दैट। बाकी रेस्ट तो सेम है, स्ट्रेटेजी के नोट्स पढ़ना है और क्वेश्चन जितने कर सकते हैं आप, दैट इज मतलब जितना क्वेश्चन करोगे उतना दिमाग खुलता है आपको कि कैसे आप अटेम्प्ट करोगे पेपर। तो दैट इज मतलब बेसिकली 3 थिंग्स की नोट्स, क्वेश्चंस और जो इमेजेस आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन की आप तैयारी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा की वीडियो कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपको सिल्वर गन स्कोरिंग याद कर सकते हैं, वीडियो कोई भी आ सकती है, वो चीज़ें आप इतना नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। बाकी जितना पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर्स एम्स के देखना बहुत क्रिटिकल है टू गेट एन आइडिया कि वो क्या पूछ रहे हैं। यस सर, मतलब किस तरीके से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब जैसे मेरे को पता था पैटर्न चेंज हुआ है अभी एग्जाम का तो नवंबर का, तो स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस पढ़ता था तो उसमें मैं या तो एजम्पशन ढूंढने की कोशिश करता था पॉइंट्स में, या कोई कोई सीक्वेंस है किसी चीज़ का तो उसमें स्टेप ढूंढने की कोशिश करता था ये ऑर्डर में याद करूँ। तो वैसे पैटर्न बेस्ड तरीके से आपको सोचना जरूरी पड़ता है कि ये चीज़ इस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है हर कोई करता है, मतलब तो वो पेपर में पूछ रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं चीज़ें। अब आएंगी अगले पैटर्न में दोबारा आएंगी, और बाकी उसमें नेगेटिव का ध्यान रखना वो भी बहुत जरूरी है इस बार मेरे ख्याल से। ये सब चीज़ें हैं। बच्चे बहुत ही अच्छा लगा तेरे से बात करके और बहुत ही एक अच्छी टिप्स दी आपने आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीजीआई रिजल्ट। एंड आई एम श्योर एक और इंटरव्यू पीजीआई के बाद पूरे पीजीआई के पैटर्न के बारे में एक और डिस्कशन करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिंगर्स क्रॉस्ड। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फाइनल वीक। गॉड ब्लेस। Best of luck. Congratulations to you and your parents and your family as well. God bless you.